हेलो फ्रेंड, मैं हूं भारती सर और स्वागत करता हूं आप सभी का सार्थक सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं आंसर की जो 31 जनवरी 2021 को अभी एग्जाम जो हुआ है उसका। तो मेरे पास जो सेट है वो है सेट आई। तो सेट आई अगर आपके पास है तो निकाल करके आंसर की मिला लें और काफ़ी अच्छा आंसर की होगा जो काफ़ी हद तक 99% सही रहेगा, तो मिला लें। खैर आपके पास जो भी सेट है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, साथ साथ 4 ऑप्शन भी पढ़ूंगा, कौन सा सही है वो आप तक पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं। सेट आई है मेरे पास, तो बाल विकास का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं, पिता का यह कथन है। तो पहला ऑप्शन है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है और दूसरा ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, तीसरा है लैंगिक भेदभाव को कम करता है और चौथा ऑप्शन है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो यहां पर हमारा सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो होगा पहला, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, क्योंकि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करने को कहा है। तो कहने के रूढ़िवत बातें हैं जो पहले से मिथक है, जो दिमाग में सेट है, उस पर फोकस हो रहा है। तो बेस्ट आंसर यही होगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रगतिशील कक्षा में, और ऑप्शन है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। यहाँ पर ये जो अटल वर्ड है वो नेगेटिव है, तो ये नहीं होगा। दूसरा, विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा की बात, मतलब कंपटीशन की बात हो रही थी, यह नकारात्मक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ये तो बहुत बेस्ट है कि ज्ञान की संरचना की बात हो रही है और मौके देने की बात हो रही है, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। और चौथा है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो भाई ये नाम लिखने की बात हो रही है अकादमिक अंकों के रिकॉर्ड के आधार पर, तो ये गलत है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वैगोस्की के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, और ऑप्शन पहला है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करना। ये जो निष्प्रेरित है यह नेगेटिव वर्ड है, तो ये नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव है। दूसरा, अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना कायम करना। तो ये जो पाड़ है, ढांचा, जिसको इसको आप होल्डिंग कहते हैं, यह बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पाड़ और ढांचा यूज होता है जनरली सहायता के लिए, कि वे सहायता करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं संकेत दिया जा रहा है, इशारा दिया जा रहा है कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वैगोस्की के अनुसार बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यही होगा, अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, ये ऑप्शन नहीं होगा। चौथा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, ये बेकार आंसर है। तो बेस्ट आंसर दूसरा ही हुआ, अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचनाओं का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन चुनना है। तो पहला ऑप्शन है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। एकदम सही बात है कि विद्यालय सेकेंडरी है, जिसको गौण बोलते हैं, और परिवार जो होता है वह प्राथमिक होता है। यही आंसर इसका बेस्ट होगा। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, बस प्राथमिक है ही, विद्यालय है ही नहीं प्राथमिक, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है, यही गलत है, ये भी नहीं। चौथा, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक हैं, परिवार प्राथमिक है, अतः नहीं होगा। तो बेस्ट आंसर पहला होगा, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। क्वेश्चन नंबर 5, बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है।
हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बोला जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है। ये जो केवल वर्ड है जिसके कारण ये नेगेटिव हो गया, ये नहीं होगा। दूसरा, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ये जो फिक्सेशन है ना, यही यहाँ पर नेगेटिव है। तीसरा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, सेवरल फॉर्म्स है इंटेलिजेंस का, एकदम सही है भाई। हार्वर्ड गार्डनर के नौ बुद्धि के बारे में पढ़े हैं, तो ये सही आंसर है। चौथा है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है विभिन्नताएं। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? तीसरा होगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बात करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं, इजाजत देते हैं, नैतिक विकास के डॉट 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 चरण को दर्शाता है। तो डॉट डॉट मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स हमें भरना है। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात हो रही है और स्वीकृति देने की बात हो रही है। तो पहला है प्रथापूर्व, प्री कन्वेंशनल। दूसरा है प्रथागत, कन्वेंशनल। तीसरा है उत्तर प्रथागत, पोस्ट कन्वेंशनल। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल कन्वेंशनल। तो देखिए यहाँ पर स्वीकृति देने की बात हो रही है, मतलब परंपरा को धारण करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर परंपरा वाला ऑप्शन होगा, अर्थात कन्वेंशनल होगा। ऑप्शन नंबर 2 प्रथागत सही आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन 7 है कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डॉट 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 के महत्व पर जोर देता है। तो वाइगोत्स्की की बात हो रही है, सामाजिक सांस्कृतिक क्वेश्चन में भी है और लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसका बेस्ट आंसर होगा पहला, सामाजिक उपकरणों। हालांकि दूसरा भी है, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, तो ये सब नहीं होगा, सांस्कृतिक उपकरणों होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डॉट 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 के रूप में वर्णित करते हैं। तो जीन पियाजे की बात हो रही है और संज्ञानात्मक की बात हो रही है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, ऐसा नहीं बोला है। दूसरा, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स की बात हो रही है, ये गलत आंसर होता है। तीसरा, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, हालांकि जीन पियाजे ने विकास के बारे में बोला है समीपस्थ विकास के क्षेत्र में, लेकिन चौथा पढ़ते हैं एस्कीमा, जिसको मनोबंधन बोलते हैं। तो एस्कीमा के बारे में जीन पियाजे ने बोला है, ज्ञान बुद्धि के बारे में। तो बेस्ट आंसर यहाँ पर 4 होगा, एस्कीमा या दूसरा नाम है मनोबंध। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा का मुख्य गुण होता है। पूर्व संक्रियात्मक की बात हो रही है, 7 से 11 वर्ष की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है अमूर्त सोच का विकास होता ही नहीं है पूर्व संक्रियात्मक में, नहीं। दूसरा, विचार या सोच में केंद्रीकरण, हाँ तो ये सही है, सेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब अपनी तरफ बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब सेल्फिश टाइप का बच्चा होता है, ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। तीसरा है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जो कि अमूर्त चिंतन को बताता है, नहीं होगा। चौथा है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये यहाँ नहीं पाया जाता है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? दूसरा होगा, विचार ऑब्लिक सोच में केंद्रीकरण। 10वां क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। पहला है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, नहीं होती है, गलत ऑप्शन। दूसरा, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, केवल लगा करके गलत हो गया। तीसरा, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, केवल लगा के गलत हो गया। चौथा, विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, और यही सही आंसर है, विकास बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम होता है। तो जन्म से कहां से शुरू होता है? संवेदी होता है, उसके बाद पूर्व होता है, फिर मूर्त होता है, फिर अमूर्त होता है। तो पहला ऑप्शन है सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। सांवेदिक सही बात है, पूर्व नहीं लिया है, उसके बाद मूर्त लिया है, उसके बाद अमूर्त लिया है, तो यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, सांवेदिक, मूर्त और फिर अमूर्त। तो इसका आंसर यही होगा। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? पहला है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ये बाधा हो भी नहीं करता है, गलत ऑप्शन। दूसरा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये पक्ष की बात हो रही है, असफलता की बात हो रही है, नेगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। तीसरा, योग्यता आधारित समूह
बनाने का मापदंड, ये मापदंड वाला बात नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। चौथा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, के लिए महत्वपूर्ण, और यही सबसे बेस्ट है। प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण हो। तो चौथा इसका बेस्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक समावेशी कक्षा में डॉट 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 पर जोर देना चाहिए। पहला है प्रदर्शन अभिमुख लक्ष्यों पर, प्रदर्शन की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, उसके ओरिएंटेड है, ठीक ठाक है, आगे पढ़ते हैं। अविभेदी समरूपी निर्देशों पर, निर्देश की बात है, नेगेटिव आंसर नहीं होगा। तीसरा, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलग करने की बात हो रही है, नहीं होगा। चौथा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम के लिए अवसर प्रदान करना, ये जो पहला था प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, उससे कई गुना बेस्ट ऑप्शन है। तो चौथा आंसर होगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। चौथा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? 2016 की बात हो रही है और फिजिकल मतलब डिसेबल्ड की बात हो रही है। तो पहला है मंदित छात्र, ये मंदित छात्र की बात हो ही नहीं रही है। दूसरा, विकलांग छात्र, ठीक ठाक मान लेते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन तीसरा पढ़ते हैं छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, शारीरिक की बात की है, और विकलांग की जगह दिव्यांग वर्ड यूज है, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन की बात हो रही है। तो ये जो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। चौथा है छात्र जिसका शरीर अशक्त शरीर है, ये नहीं होगा। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं वाला लेना है। पहला है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, सही बात है, कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर देख नहीं सकता है, अच्छे से सुन नहीं सकता है, तो कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं वाला लेना है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं वाला लेना है। तीसरा, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ठीक है, चलेगा ये भी, लेकिन हमें नहीं वाला चुनना है। चौथा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ये जटिल वर्ड नेगेटिव को बता रहा है और नेगेटिव ही चुनना था, और तो यही बेस्ट आंसर होगा। 16वां, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मक की बात हो रही है, सृजनात्मकता की मतलब क्रिएटिव की बात हो रही है। अपसारी चिंतन इसका सीधा आंसर होगा, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। 17, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, पहला है विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, तो टालनी यहां पर नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। दूसरा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेने चाहिए, एकदम सही बात है और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तीसरा है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। चौथा, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, नेगेटिव को ही मजबूत करना है, क्या गलत है? तो बेस्ट आंसर दूसरा होगा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो बात करते हैं क्वेश्चन पर। पहला ऑप्शन है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना, ये लगातार अभ्यास ही नेगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। दूसरा, समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ा देना, ये जो अटल है, फिक्सेशन है, ये नेगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। तीसरा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, ये सबसे बेस्ट है, एक जैसी बात हो रही है, तो यही इसका बेस्ट आंसर होगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। चौथा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं 19 नंबर पर, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो पहला है कि बच्चे को दंड देकर, गलत ऑप्शन है, नहीं होगा। दूसरा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल की बात हो रहा है कि भाई बच्चे को जब गोल के बारे में बताएंगे कि तुम्हारा ये लक्ष्य है और तुम वो करो, तो बच्चे में क्या होगा? अभिप्रेरणा आएगा, इंटरनल मोटिवेशन आएगा, तो उस चीज को करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका बेस्ट आंसर दूसरा ही हो रहा है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, छोटे छोटे काम करवाएंगे तो भी अभिप्रेरणा होगा।
तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा में थोड़ा सा डॉट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर मेरे नजर में बेस्ट है। हालांकि देखेंगे सीटेट का क्या होगा, तो +-1 का टॉलरेंट चलेगा, मेरे अकॉर्डिंग 2 सही है। बात करते हैं 20वें नंबर की कि शर्मिंदगी, पहला ऑप्शन का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये गलत बात है। दूसरा का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जी बिल्कुल सही आंसर है कि आप में अगर शर्मिंदगी होगी तो आपका जो संज्ञानात्मक विकास है या जो भी है उस पर नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो यही इसका बेस्ट आंसर होगा दूसरा। बात करते हैं 21 नंबर पर, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? पहला है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, ये यंत्रवत याद करना ही नेगेटिव है, नहीं होगा। दूसरा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, संकल्पना की बात हो रही है, एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, कंसेप्ट की बात हो रही है और रिलेशन खोजने की बात हो रही है, तो यह सबसे बेस्ट है कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, और यही इसका बेस्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 22 की, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि कार्यकलाप की बात हो रही है और त्रुटियों के विश्लेषण की बात हो रही है, क्यों? पहला है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित करते, दंड और निर्धारित करना दोनों नेगेटिव है, नहीं होगा। दूसरा त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अर्थपूर्ण है, हाँ जब तक आप त्रुटि को समझेंगे, बच्चे को जानेंगे, उसकी कमियों को, तब उसको बताएंगे, तो ये दूसरा जो है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, पहला ऑप्शन है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, बात सही है, कोई कॉन्सेप्ट है छोटा छोटा करके एगो अभी देते हैं, एगो कल देंगे, एगो परसों देंगे, तो गलत है, बच्चा को समझ में नहीं आएगा। तो इसका बेस्ट आंसर यही होगा कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, तो यही इसका आंसर होगा। अब सीधा आते हैं सही आंसर पे, 24 नंबर पे, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो सर्वोत्तम अवस्था होता है संतुलित उत्तेजना और कोई भय ना हो, तो बेस्ट आंसर क्या होगा? संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं हो, तीसरा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग। 25 नंबर, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, और पहला ऑप्शन है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, होती है, गलत ऑप्शन। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, एकदम गलत, निहायत गलत। तीसरा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, हाँ एक्टिव रूप से निभाते हैं, एकदम सही बात है। चौथा, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ पुस्तक पर निर्भर होते हैं, गलत। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? तीसरा, कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम की बात हो रही है, पहला ऑप्शन है योग्यता सुधार्य है, हाँ सही बात है, इंप्रूव की बात हो रही है, एकदम सही बात है। दूसरा, योग्यता अटल है, ये जो अटल है ना, फिक्सेशन, फिक्स, गलत है, नेगेटिव। तीसरा, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है, प्रयास करोगे तब ना सीखोगे, गलत आंसर। तीसरा, असफलता अनियंत्रित है, अनकंट्रोलेबल है, मतलब कभी सुधार नहीं जा सकता है, क्या? गलत है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? योग्यता सुधार्य है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पॉजिटिव लेना। पहला, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, मतलब कंपटीशन की बात हो रही है, नेगेटिव, कंपटीशन लेना ही नहीं है भाई, गलत। दूसरा, पाठ पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मतलब क्या, पाठ पुस्तक पर ध्यान दे, गलत गलत गलत। तीसरा, बारंबार परीक्षाएं, और गलत। चौथा, अन्वेषण और संवाद, हाँ बातचीत होना चाहिए, खोज होना चाहिए, तो इसका आंसर बेस्ट क्या होगा? चौथा, अन्वेषण और संवाद। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है और वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वार्ता क्या कहलाता है? तो आपको बताए थे, पहले भी क्लास में भी आपको बताए हैं। और देखिए, कोई जब खुद से बात कर रहा हो ना, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या होगा? व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता, और उसी का एक नाम और दे दिया, स्व नियमन, सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट करना, खुद को कंट्रोल करना। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? दूसरा, स्व नियमन। अब बात करते हैं 29 नंबर की, कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों का नाम अंकित करना, अरे नाम उनकी बात नहीं, हटाओ, गलत आंसर। दूसरा,
योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजन करना, योग्यता हो गया, विभाजन हो गया, सब निगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। तीसरा, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को पहचान करना, एकदम 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 सही बात है कि बच्चे की जो जरूरत है उसको और आवश्यकता को पहचान करना, यही तो मूल्यांकन है भाई। तो बेस्ट आंसर यही होगा, तीसरा, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 30 को लास्ट क्वेश्चन बाल विकास का, कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात हो रही, पहला ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता, ये जो केवल है ना यही नेगेटिव कर दिया, नहीं होगा ये आंसर। दूसरा, केवल पर्यावरण, एकदम गलत, केवल लगाने से गलत। तीसरा, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण, तो होगा किस पे भाई, गलत। चौथा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, हाँ भाई अंतःक्रिया की बात हो रही है, तो चौथा इसका बेस्ट आंसर होगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो दोस्तों ये था हमारा CDP 31 जनवरी 2021 का आंसर की, काफी शॉर्टकट में देने का प्रयास किए हैं, फिर इसका डिटेल क्लास में बताया जाएगा। और अगर आपको हमारा नया बैच ज्वाइन करना हो सीटेट के लिए चाहे KVS के लिए, तो हमारा सीटेट का नया बैच सार्थक सीटेट दरभंगा बिहार में डॉक्टर AK चौधरी केमिस्ट्री क्लासेज के सेकेंड फ्लोर पर मारवाड़ी कॉलेज के बगल में नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है सीटेट का 25 फरवरी, जिसका टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे और शाम में 3:30 पर। और KVS का जो बैच है वो 3 मार्च से 9 बजे शुरू होगा। अगर आपको पढ़ना हो और बेहतरीन स्कोर की जरूरत पड़े तो आए हमारे पास, आपका बेहतरीन रिजल्ट होगा। और हमारा जो अभी बैच खत्म हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया का टॉप रिजल्ट मेरा होगा, शायद ही कोई बच्चा फेल, मुझे तो दिख नहीं रहा। जितना भी आज कॉल आया सभी बोले कि सर मेरा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, हम संभवतः पास हो जाएंगे। तो मुझे लगता है सभी लोग पास होंगे, एको को फेल कर ही नहीं रहा है, करेगा भी नहीं, बेहतरीन देते हैं। और एक सूचना और आपको देनी है कि मेरा अनअकैडमी पे सिलेक्शन हो चुका है। अब क्लास अभी दिया नहीं गया है तो ज्वाइनिंग पता नहीं जब दे, लेकिन मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी अनअकैडमी पर हो चुका है। तो आपको शायद अनअकैडमी पे भी हम दिखें और बेहतर पढ़ाई के लिए जुड़े हमसे। मेरा मोबाइल नंबर है 9403269589। बेहतर तैयारी के लिए संपर्क करें सार्थक सीटेट क्लास दरभंगा में। थैंक यू।